Good morning, my dear students. How are you all? Hope you are all good and fine. In last class, we have discussed about the cell wall, cell membrane, and cytoplasm, nucleus, etc. Today, we are going to discuss about protoplasm versus cytoplasm. यानी प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में डिफरेंसेस क्या है. For a long time, it was believed that the essence of life was stored in the fluid found inside the cell. Hence, this was named protoplasm, which means life fluid. But when it became clear that the fluid is basically a medium in which various particles and membranes float around, and that the functions of the cell actually take place in these organelles. तो यहाँ पे डिफरेंस क्या बता रहे हैं साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म का. साइटोप्लाज्म यानी क्या है माँ, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर जो भी स्पेस है, एम्प्टी एरिया, वो एरिया में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, ये पूरे कहाँ पर है, वो साइटोप्लाज्म है. ठीक है ना. ज़्यादा स्पेस कौन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म. सेल के अंदर सबसे ज़्यादा स्पेस कौन ऑक्यूपाई करते हैं, साइटोप्लाज्म. तो फॉर ए लॉन्ग टाइम लोगों को क्या यकीन था कि एक जो भी ये सेल ऑर्गेनेल्स है, ये एक फ्लूइड है. फ्लूइड यानी लिक्विड फॉर्म है. ये लिक्विड फॉर्म में ये सारे सेल के अंदर एक लिक्विड है. एक लिक्विड के अंदर पूरे सेल ऑर्गेनेल्स यानी न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे किसके अंदर है, एक फ्लूइड है यानी लिक्विड है एक सेल के अंदर, उसके अंदर ये पूरे है. बल्कि एक टाइम तक यकीन था सबको. इसलिए इसका नाम उन्होंने क्या रखे, जब वो फ्लूइड का नाम प्रोटोप्लाज्म रखे पहले इसका नाम. ठीक है ना. ये जो भी लिक्विड ये जो भी फ्लूइड मटेरियल सेल के अंदर है, ये फ्लूइड का नाम इन्होंने पहले क्या रखे थे, प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या है, विच मीन्स लाइफ फ्लूइड. समझ में आया आप लोगों को. प्रोटोप्लाज्म यानी लाइफ फ्लूइड. But when it became clear that the fluid is basically a medium in which various particles and membranes float around, that the functions of the cell actually take place in these organelles. तो बाद में इन लोगों को क्या मालूम हुआ कि ये पूरे फंक्शंस जो भी बॉडी में हो रहे, ये सेल के अंदर की ये लिक्विड में नहीं हो रहे, ये लिक्विड में जो मटेरियल्स है उसके अंदर फंक्शंस हो रहे. बोले समझ में आया आप लोगों को. एक सेल है भाई, एक सेल है, सेल के अंदर एक पूरी लिक्विड है, पूरा वाटरी मटेरियल है यानी पूरा पानी. वो पानी के अंदर अपने क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स यानी कंफ्यूज नहीं होना आप लोग. सेल ऑर्गेनेल्स मतलब क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, प्लास्टिड्स, गोल्जी एपरेटस, ये पूरे क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है. ठीक है ना. इन लोगों का फंक्शन आप लोगों को आगे पढ़ते हैं अपन. लेकिन कहाँ पे है, ये सेल में है. सेल के अंदर जो लिक्विड मटेरियल है, वो लिक्विड मटेरियल में कौन है, ये पूरे सेल ऑर्गेनेल्स है. तो इन लोगों का प्रोटोप्लाज्म बोल के कई को रखे थे पहले इसका नाम. ये पानी ये जो वाटरी मटेरियल है इसका नाम कई को रखे थे, क्योंकि इन लोगों को क्या मालूम था कि ये सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे, ये पूरे ये लिक्विड मटेरियल कर रहा शायद, बोल के इसीलिए लाइफ फ्लूइड रख दिया उसका नाम यानी प्रोटोप्लाज्म रखे. कुछ टाइम बाद इन लोगों को क्या मालूम हुआ कि ये लिक्विड मटेरियल काम नहीं कर रही. ये लिक्विड मटेरियल के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है, यहाँ पर एक्चुअल फंक्शन हो रहा. सेल के अंदर एक्चुअल फंक्शन कहाँ हो रहा, ये मटेरियल के अंदर. समझ में आया ना. उन लोगों को ये कब एहसास हुआ, बाद में मालूम हुआ. प्रोटोप्लाज्म नाम रख देने के बाद इन लोगों को मालूम हुआ कि सेल के अंदर ये जो भी फंक्शन है, ये सेल ऑर्गेनेल्स से हो रहा है. So it began to be understood that life resided in these organelles. In particular, the material inside and outside the nuclear membrane was differentiated after the discovery of nucleus. ठीक है ना. तो जो भी मटेरियल इनसाइड और आउटसाइड यानी अंदर और बाहर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर हिस्से में जो भी न्यूक्लियर मटेरियल है, ये कब मालूम हुआ, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है ना. हेंस प्रोटोप्लाज्म was differentiated into cytoplasm and nucleoplasm. The substance present between nuclear membrane and plasma membrane is called cytoplasm. The fluid inside the nucleus is known as nucleoplasm. कुछ भी नहीं है, सिंपल है. प्रोटोप्लाज्म यानी
किसका फ्यूजन है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी क्या? न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो भी मटेरियल है वो दो, न्यूक्लियस को और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को मिला के न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म किसको बोल रहे हैं माँ? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के प्रोटोप्लाज्म बोलते। तो अब यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? द सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में है, सो सब्सटेंस क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है ना? बीच में न्यूक्लियस रहता, न्यूक्लियस के साइडों में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ रहती? बाहर सेल के अंदर। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जितना भी है वो क्या है? साइटोप्लाज्म है। और न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो भी लिक्विड है वो क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है। समझ में आया ना? द फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। कुछ भी डाउट्स है तो पूछो। नाउ लेट अस डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है ना? अब यहाँ से हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। सेल ऑर्गेनेल्स कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स। ठीक है ना? क्या क्या है सेल ऑर्गेनेल्स? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, lysosomes, vacuoles. They are important because they carry out very crucial functions in the cells. ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स अपने को इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि दे कैरी ऑल द फंक्शंस इन द सेल्स। क्रूशियल यानी जो भी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस सेल में होना ये पूरे ये लोग कैरी आउट करते। ठीक है ना? एक सेल में इतने सारे सेल ऑर्गेनेल्स रहते, तो अपने पास सम मिलियंस ऑफ सेल्स है अपनी बॉडी में। नेक्स्ट फर्स्ट वन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल कौन सी है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हेन द सेल वाज ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स वाज ऑब्जर्व्ड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। ठीक है ना? क्या? व्हेन द सेल वाज ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप, जब हम सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करें तो ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स वाज ऑब्जर्व्ड। क्या ऑब्जर्व करें लोग? मेम्ब्रेन्स ऐसे नेटवर्क दिखा करते लोगों को अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। जब इन लोग सेल को ऑब्जर्व करे तो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था इन लोगों को। दिस नेटवर्क क्रिएट्स passages within the cytoplasm for the transport of substances from the one part of the cell to another. ठीक है ना? क्या करता है ये नेटवर्क? दिस नेटवर्क क्रिएट्स passages within the cytoplasm for the transport of substances from one part of the cell to another. क्या करता है इन्हें? पैसेजेस यानी ऐसा रोड्स के जैसे, देखो आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, देखिए ऐसे पैसेजेस बनाते, पैसेजेस। ठीक है ना? कई को है ये पैसेजेस ऐसे गलियां कई को दिख रहे। वाई इज दिस पैसेज? फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। सेल के एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने को, सब्सटेंसेस को वन पार्ट ऑफ द सेल से दूसरे पार्ट तक सप्लाई करने को ये पैसेजेस क्रिएट किए हुए हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? इट ट्रांसपोर्ट्स सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अनदर पार्ट ऑफ द सेल। ओके ना? दिस नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना? इसका नाम क्या दिया लोग? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड ट्यूब्यूल्स। ठीक है ना? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स। ठीक है ना? क्या है उसमें? मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स है, ट्यूब्यूल्स है। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कैसे ट्यूब्स है। ठीक है ना? द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER यानी कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में ER लिखे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन किसको सेम है कहते हैं? सेम कैसी है वो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी है।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हैव सम ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर ऑन इट्स सरफेस विच आर कॉल्ड राइबोसोम्स। ठीक है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मॉल स्मॉल क्या है उसके सरफेस के ऊपर ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स। ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स यानी देखो यहाँ पे आप लोग ब्लैक कलर के डॉट्स दिख रहे हैं डायग्राम में, इन लोगों को क्या बोलते हैं, ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। ठीक है ना, ये ब्लैक कलर के डॉट्स जो दिख रहे हैं इन लोगों को ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। ठीक है ना, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड ट्यूब्स एंड ट्यूब्यूल्स। इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Endoplasmic reticulum may have some granule-like structures on its surface which are called ribosomes। ठीक है ना, ये small granules को क्या बोल रहे हैं, ribosomes। Such endoplasmic reticulum is called rough endoplasmic reticulum। कुछ भी नहीं है, सिंपल है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर आप लोग को ऐसे ब्लैक डॉट्स यानी ये ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे। डायग्राम में देखो यहाँ पे ब्लैक कलर के ग्रैन्यूल्स डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये डॉट्स क्या है, राइबोसोम्स है। अगर राइबोसोम्स है उसके ऊपर तो ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहाँ पर राइबोसोम्स नहीं है, जहाँ पर ब्लैक कलर के ग्रैन्यूल्स नहीं है, वो क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे जैसा ब्लैक डॉट्स है यहाँ पे है क्या, ब्लैक डॉट्स नहीं है। सो ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी दो है, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है ना, प्रोटीन मैन्युफैक्चर हो रहा वहाँ पर। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स। ठीक है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हो रहा है अब, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट्स और लिपिड्स। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन। ठीक है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है, प्रोटीन, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है, फैट्स एंड लिपिड्स। नेक्स्ट, the manufactured proteins and lipids are then sent to various places in the cell depending on need using the endoplasmic reticulum. Some of these proteins and lipids help in building the cell membrane. Thus, one function of the endoplasmic reticulum is to serve as channels for the transport of materials between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. It also functions as cytoplasmic framework, providing a surface for some of the biochemical activities of the cell. In liver cells, smooth endoplasmic reticulum plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs. ठीक है ना, endoplasmic reticulum का function क्या है माँ, it transports substances एक सेल से सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक सब्सटेंसेस इन लोगों का ट्रांसपोर्ट करते और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन मैन्युफैक्चर हो रहा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फैट्स और लिपिड्स मैन्युफैक्चर हो रहे, और जो भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ है सेल के अंदर ये सारे कौन डील करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अपने लिवर सेल्स में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इन्हें क्या करता है, डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। अपने लिवर में जितने भी पॉइजन्स और ड्रग्स है इन लोगों को कौन दूर करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी दूर नहीं, उसके अंदर का क्या करते हैं, पूरा टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो भी पॉइजनस सब्सटेंस है वो पूरा हटा देते, कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आ रहा आप लोगों को, मैं आप लोगों को समझ में आना बोल के ही सिर्फ धीरे धीरे जा रही हूँ। आज की क्लास में सिर्फ हम क्या देखें, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में ही पढ़े हम आज। ठीक है ना, अगर कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ मुझसे पूछिए, और क्लास में कुछ भी डाउट्स है तो पूछो। और आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स और लाइसोसोम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना बच्चों, थैंक यू।